अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। यात्रियों के परिवार में मातम छाया हुआ है। अपनों को खोने वाले लोग अस्पताल में अपनों को ढूंढते दिख रहे हैं। आंखें सभी की नम। अहमदाबाद का ये विमान हादसा जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। तस्वीरें दिखाती हूं सबसे पहले आपको। अहमदाबाद में हुए इस प्लेन हादसे ने कई परिवारों की खुशियां जिंदगी भर के लिए छीन ली। ताउम्र ना भरने वाले जख्म इन लोगों को दिए हैं। जिन घरों में कल तक खुशियां थी, लोगों के चेहरे गुलजार थे, सब अपनों का इंतजार कर रहे थे, आज वहां सिर्फ और सिर्फ मातम है। किसी की पहली हवाई यात्रा थी जो आखिरी बन गई। कोई सपनों की उड़ान पर निकला था, जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहा था जो हमेशा के लिए खत्म हो गई। कोई परिवार ऐसा था जो जिंदगी की नई दहलीज पर कदम रखने के लिए लंदन जाने को रवाना हुआ था, लेकिन चंद सेकंड में सब कुछ तबाह बर्बाद। जिन्होंने हादसे में अपनों को खोया, उनके लिए यह जख्म जिंदगी भर ना भरने वाला, क्योंकि एक पिता ने अपनी बेटी को उड़ान भरने के लिए पंख दिए, लेकिन किस्मत ने उन्हें ऐसा जख्म दिया जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। और आइए इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते चलते हैं। विमान हादसे को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव का बयान सामने आया है। विमान हादसे पर उड्डयन मंत्रालय के पूर्व सचिव का बयान। डीजीसीए ने एयर इंडिया को कई बार चिट्ठी लिखी थी, ये कह रहे हैं पूर्व संयुक्त सचिव। बोइंग को लेकर पिछले कुछ साल से शिकायतें आ रही थी। डीजीसीए कई बार एयर इंडिया को पत्र लिख चुका था। सेफ्टी के मामले को लेकर कहां कमी रह गई, इसी को लेकर सवाल जो डीजीसीए की तरफ से एयर इंडिया से पूछे गए थे। तो ये पूर्व संयुक्त सचिव हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद से रिटायर हुए हैं, और उनकी तरफ से यह जानकारी साझा की गई है कि बोइंग को लेकर पिछले कुछ वक्त से शिकायतें आ रही थी और डीजीसीए की तरफ से कई बार इस बाबत एयर इंडिया को पत्र भी लिखा जा चुका था। सेफ्टी के मामलों को लेकर कहां कमी रह गई, इसी सवाल को लेकर डीजीसीए एयर इंडिया से पत्र लिखकर पहले भी सवाल जवाब कर चुका था। तो कहीं ना कहीं मामला वही टेक्निकल फेलियर का अब जो सामने आ रहा है, क्योंकि ये तो साफ हो गया कि विमान ने उड़ान भरी, और उड़ान भरने के लिए विमान को जिस तरीके की ताकत चाहिए थी, और विमान को ताकत देने का काम जाहिर सी बात है विमान का इंजन करता है। किसी भी गाड़ी का इंजन होता है, वही गाड़ी को खींचने का काम करता है, वही गाड़ी को ताकत देता है। लेकिन यहां इस विमान के वो इंजन ही ऐसा लगा जैसे फेल, क्योंकि विमान ऊपर उठ ही नहीं पाया। विमान देखते ही देखते नीचे की तरफ आ गिरा। डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, वो रेगुलेटर होता है, मिनिस्ट्री उसके ऊपर है, पर वो है। उसने एयर इंडिया को कई बार कहा था, चिट्ठी लिख के कई चीज़ें पॉइंट आउट की थी, सेफ्टी के बारे में मेनली, कि आपका ये इंस्पेक्शन ठीक नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये तो हो चुका है। कितना इम्प्लीमेंट हो रहा था, कितना इतनी इतनी बड़ा वर्ल्ड है, उसमें कहाँ कमी रह गई, कौन सी एयरलाइन में रह गई, वो तो अब इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसके लिए सब लोग आ रहे हैं। मैंने सुना अपनी इंडिया की टीम तो है ही, पर यूएस की टीम भी आएगी, बोइंग की टीम भी आएगी, मैंने सुना ब्रिटिश टीम भी आ रही है। अहमदाबाद विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में अपनों को खोने वाले परिवारों को जिंदगी भर ना भूलने वाला ये असहनीय दर्द है जो मिला है। इसमें एनसीपी सांसद सुनीत तटकरे की रिश्तेदार भी थीं जो शामिल हैं। विमान हादसे में अपर्णा महाडिक की भी जान चली गई। वो एयर इंडिया विमान के जो केबिन क्रू है उसमें शामिल थी। अपर्णा के पति भी एयर इंडिया में ही पायलट हैं, जो हादसे के वक्त दिल्ली में थे। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ होते ही कुछ ही सेकंड्स में क्रैश हो गई। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त उस फ्लाइट में कुल 242 लोग थे, जिसमें 12 क्रू मेंबर थे। उन 12 क्रू मेंबर्स में से एक क्रू मेंबर अपर्णा महाडिक इसी सोसाइटी में रहती हैं। ये गोरेगांव की सोसाइटी है और इस सोसाइटी में अपने पति के साथ उनकी फैमिली यहाँ रहती थी। आपको बता दें कि अपर्णा एक सीनियर क्रू मेंबर है और जिस वक्त ये हादसा हुआ वो उसी फ्लाइट में मौजूद थी। उनके पति भी एयर इंडिया में ही क्रू मेंबर हैं।
आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष सुनील तटकरे की छोटी बहन की बहू हैं अपर्णा महाडिक, और घटना की जानकारी मिलते ही सुनील तटकरे भी यहाँ पहुँचे। इसी सोसाइटी में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता और विधायक भी रहते हैं, जो फिलहाल महाराष्ट्र के मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम है योगेश कदम। घटना की जानकारी मिलने के बाद हर कोई परिवार से मिला, संवेदनाएं व्यक्त की। आपको बता दें कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त उनके पति दिल्ली में थे, उनको इस बात की सूचना दी गई, जिसके बाद वो भी अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। सोसाइटी में देख सकते हैं कि हर तरफ शांति है, दुख ही हर जगह पर पसरा हुआ है, हर कोई परिवार के साथ है, परिवार के साथ खड़ा है। और यहाँ तक कि एयर इंडिया ने भी ये अनाउंस किया है कि जो भी उस वक्त उस फ्लाइट में मौजूद थे, इस घटना की वजह से वो हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें 1 करोड़ की सहायता की जाएगी। बहरहाल डीएनए टेस्ट किया जा रहा है हर किसी का, क्योंकि कई ऐसे शव मिले हैं इस घटना के बाद जिसकी पहचान कर पाना काफ़ी मुश्किल है। अखिलेश चौबे जी हैं हमारे साथ, इसी सोसाइटी में रहते हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, बेहद ही दुखद ये घटना है। आपकी पड़ोसी, मतलब आप ही की सोसाइटी में रहने वाली अपर्णा महाडिक उस फ्लाइट में सवार थी, क्रू मेंबर थी, उनके पति भी एयर इंडिया में ही हैं। कैसे आप बातचीत में कैसे थी, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। नहीं, बिल्कुल हमारी सोसाइटी के लिए और इस शहर के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान था ये। हम लोग मॉर्निंग वॉक करते रहते थे, वॉक करते समय ही वॉज अ फिटनेस फ्रीक, तो बहुत बार हमारे साथ जो है वॉक करते रहते थे और देखने में मिलता था। कल उनका फ़ोटो देखने के बाद इट वॉज अ शॉकिंग वेव इन द सोसाइटी। अपर्णा महाडिक के घर में कौन कौन रहता है, मतलब उनके किसी पॉलिटिशियन, मतलब बड़े पॉलिटिशियन भी उनके रिश्तेदार हैं? बिल्कुल, जो नेशनलिस्ट पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है उसके जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील तटकरे जी, उनके भतीजे की वाइफ थी वो। अपर्णा के खुद पति भी क्रू मेंबर है, एयर इंडिया में ही हैं, तो हर कोई फिलहाल इस घटना की वजह से दुख में तो है ही। नहीं, बिल्कुल, हमने जैसे ही ये घटना घटी और जैसे ही ये फ़ोटो देखा हमने, उसके बाद जो और भी हमारे एयर इंडिया में जो पायलट्स हैं जो सोसाइटी में रहते हैं, हाँ, सबके यहाँ हम लोग ने फ़ोन की और उनके हालचाल लिए, कौन सी फ्लाइट में है, कहाँ है। और हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है ये कि कुछ लोग अब तक अपनों की तलाश में भटक रहे हैं, डीएनए सैंपल दे चुके हैं ताकि कुछ पता चल सके। पूरा देश इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ है, लेकिन उनका दुख शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये दर्द एक ऐसा दर्द है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है जिन्होंने अपनों को खोया। प्लेन में 12 क्रू मेंबर्स थे, उनमें से एक भी नहीं बचा। मौत सबको अपने साथ ले गई और उनके परिवारों को रोता बिलखता पीछे छोड़ गई। लोगों को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उनके अपने अब उनके बीच नहीं। लंदन जा रहा एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ तो उसने कई घरों की खुशियों को मातम में बदल दिया। अपर्णा महाडिक भी हादसे में जान गंवाने वाले लोगों में शामिल है, जो एयर इंडिया की क्रू मेंबर थी और साथ ही एनसीपी के नेता और सांसद सुनील तटकरे की रिश्तेदार थी। दरअसल अपर्णा सुनील तटकरे के भतीजे अमोल तटकरे की पत्नी थी। अमोल भी एयर इंडिया में पायलट है। इस दुखद हादसे में अपर्णा की मौत से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं लंदन जाने के दौरान क्रैश हुई एयर इंडिया की फ्लाइट में केरल के केजे नशेरी की रंजिता आर नायर भी सवार थी। पेशे से नर्स रंजीता का परिवार भी उनकी मौत की खबर से सदमे में। हादसे की जानकारी मिलने के बाद से ही उनके घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। परिवार के लोग उनके निधन से शोक में डूबे दिख रहे हैं। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने रंजीता आर नायर के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, कोजे नचेरी की रंजीता आर नायर को श्रद्धांजलि, जिन्होंने अहमदाबाद विमान दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। हादसे का शिकार हुए प्लेन में बीकानेर के अभिनव परिहार भी सवार थे। उनका भी इस हादसे में निधन हो गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद उनके परिवार में मातम पसर गया। अभिनव लंदन में कारोबार कर रहे थे, जिनकी मौत से उनका परिवार सदमे में। परिवार को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि अभिनव अब इस दुनिया में नहीं है। तो विमान का हमें भी जैसे न्यूज़ से पता चला कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो हम मौके पर हमारे ताऊदी और परिवार के सदस्य वहाँ गए हुए हैं। अभी वो वहाँ बिजनेस के लिए गए हुए थे। अभिनव परिहार फैमिली वहीं थी उनकी।
विमान हादसे की जांच में एटीएस अब शामिल हो गई है। अहमदाबाद में एटीएस के अधिकारियों ने जांच की है। एटीएस के साथ फोरेंसिक टीम मौजूद है। एटीएस जो जांच कर रही है इस विमान हादसे की। देखिए, पहले ये कहा जा रहा है कि हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके हर पहलू से जांच की जा रही है और इसीलिए पूरी तस्दीक करने के लिए सभी एजेंसीज इसकी जांच में जुटी हुई हैं। ऐसे में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस, उसकी भी मदद ली जा रही है और एटीएस की टीम भी मौजूद है घटनास्थल पर और वहां पर जांच की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर विमान हादसे से जुड़ी, बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि हादसे वाली जगह से विमान का जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, आप जानते हैं, वो हासिल कर लिया गया है। ये जानकारी मिल रही है। विमान का डीवीआर बताया जा रहा है, वो भी मिल गया है। एटीएस ने इसे मौके से अपने कब्जे में मिला है। एटीएस ने इसे मौके से अपने कब्जे में लिया है। देखिए, इससे पहले ही जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर था, सीवीआर, वो अपने कब्जे में जांच एजेंसीज ले चुकी हैं। ब्लैक बॉक्स जो है विमान का, वो भी मिल चुका है और अब खबर ये आ रही है कि एटीएस ने मौके से जो डीवीआर है विमान का, वो भी हासिल कर लिया है। तो एटीएस की टीम भी इस मामले में जांच कर रही है। इसके अलावा डीजीसीए की टीम है, जो बोइंग है विमान बनाने वाली कंपनी, उसके एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंच रहे हैं, वो जांच आगे बढ़ाएंगे। और इतना ही नहीं, विदेश से कुछ इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी टीम भी पहुंच रही है, वो भी इस हादसे की जांच करेगी। इन्वेस्टिगेशन साइट पर फॉरेंसिक की टीम फॉरेंसिक जांच करने के बाद, सैंपल कलेक्ट करने के बाद निकल रही है और आप ये देख सकते हैं, ये जो वाहन है इसमें तमाम सैंपल्स इकट्ठा किए गए और इकट्ठा करने के बाद सैंपल्स को लेकर फॉरेंसिक की टीम गांधीनगर रवाना होगी। चूँकि गांधीनगर की ये टीम थी और गांधीनगर फॉरेंसिक की टीम 9 सदस्यों की टीम आई हुई थी और वो तमाम सैंपल्स पीले रंग की थैली में लेकर यहाँ रवाना हुई थी। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ। पीले रंग की थैली में तमाम सैंपल्स हैं जो यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये पीले रंग के थैली में तमाम सैंपल्स हैं जिनको लेकर ये गांधीनगर की एफएसएल टीम निकल रही है और तमाम सैंपल्स यहाँ पर इकट्ठा किए गए हैं और बहुत ही किसी भी एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन में बहुत महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से जो ये फॉरेंसिक के सबूत हैं उसे जमा किया जाए। आपको बता दें कि उस टीम के बारे में भी जो गांधीनगर से आई थी और देखिए 6 से 7 सदस्यों की ये टीम आई थी और देखिए ये अधिकारी निकल रहे हैं, फॉरेंसिक के अधिकारी, तमाम डिटेल लेकर। सर, मैं एटीएस से हूँ। एटीएस से? यस सर, आप एटीएस से हैं? गुजरात एटीएस की टीम। सर, क्या प्राथमिक एक लाइन बता दें? नहीं, वो मैं नहीं बता सकता अभी। गुजरात एटीएस की टीम भी एक पैरेलल जांच कर रही है और जरा आगे आपको दिखाते हैं इस वैन में जिसमें फॉरेंसिक की टीम, ये देखिए आप, फॉरेंसिक की टीम सैंपल्स इकट्ठा करने के बाद अब निकली हुई है क्रैश साइट से। ये पूरी टीम है जो फिलहाल यहाँ क्रैश साइट से निकल रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं जो डीएफएस गांधीनगर से बुलाए गए थे और तमाम जो कर्मचारी हैं इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लगभग 3 घंटे तक इस टीम ने जो सैंपल्स हैं उसे कलेक्ट करने का कार्य किया और अब सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद ये जो टीम है वो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रही है। सैंपल्स जो है वो कलेक्ट करके लैब में भेज दिए जाएंगे। हम सर कुछ बात करेंगे, बताएंगे प्राइमरीली क्या क्या कलेक्ट किया गया, क्या मोटिव था? आईओ से बात कर लीजिए। कितने लोगों की टीम अच्छा आप लोगों की आई थी? सर आप कुछ बता, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? अभी नहीं सर, अभी नहीं, प्लीज़। तो ये टीम है जो फॉरेंसिक की, वो यहाँ पर पहुँची हुई है। आपको बता दें कि एटीएस की टीम भी थी और ये फॉरेंसिक की तमाम टीमें यहाँ पर पहुँची हुई हैं। सर एक लाइन बता दें कि टीम के बारे में। नहीं, तो ये फॉरेंसिक की टीम जो कि सैंपल कलेक्ट करने के बाद अपने दफ्तर पहुंची हुई है और जो सैंपल कलेक्ट किए गए इस सैंपल को लैब में भेज दिया गया है। किसी भी एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक की जांच और उसकी रिपोर्ट बहुत मायने रखती है तमाम एंगल से। जैसे सबसे पहले ये भी कहा गया कि क्या कोई सोबोटाज था, कोई फॉल प्ले तो नहीं है, ये बातें फॉरेंसिक की जांच में समझ में आएंगी। साथ ही साथ
एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन के दौरान तमाम सबूत इकट्ठा किए जाते हैं और इस आधार पर फॉरेंसिक अपनी एक रिपोर्ट सौंपती है, जिससे काफ़ी कुछ स्पष्ट होता है कि आखिरकार इस एयर क्रैश के पीछे कारण क्या रहा होगा। साथ ही साथ ब्लैक बॉक्स से भी जो डेटा मिलेगा उससे बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी और तब निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि आखिरकार अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ़्लाइट के साथ यह हादसा क्यों हुआ। तो देखिए, रिपोर्ट आप देख रहे थे। अब हमारे सहयोगी मृत्युंजय वहीं मौके पर मौजूद हैं और मृत्युंजय बता रहे हैं कि किस तरीके से न सिर्फ फोरेंसिक की टीम बल्कि एटीएस की टीम भी जो घटनास्थल पर पहुंची है, और ये आप डीवीआर देख रहे हैं जो मौके से बरामद किया गया है और इसको जांच के लिए अपने साथ लेकर जाते हुए ये एक्सपर्ट्स की टीम फिलहाल हर पहलू से जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरीके की जो संभावना है अभी उसे खारिज नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए ऐसा तो नहीं कि किसी ने कुछ सैबोटाज किया हो, कोई फाउल प्ले हो इस पूरे के पूरे विमान हादसे में, उसकी जांच करने के लिए एटीएस की टीम भी मौके पर पहुंची है। तो विमान का डीवीआर मिल गया है, विमान हादसे की एटीएस भी जांच कर रही है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि ये विमान हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए जो विशेषज्ञ की टीम है वो भी मौके पर पहुंचेगी, जिसमें एक्सपर्ट्स में डीजीसीए की टीम होगी, बोइंग जो विमान बनाने वाली कंपनी है उसकी तरफ से एक टीम आएगी। इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं, वो बताया जा रहा है अमेरिका से आएंगे भारत और इस विमान हादसे की जांच की जाएगी। और इस विमान हादसे की जांच के लिए जो आधार होगा वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसको सीवीआर कहा जाता है, और साथ ही साथ जो ब्लैक बॉक्स विमान के अंदर होता है। और अच्छी बात है कि दोनों चीजें बरामद कर ली गई हैं और ऐसे में अब डीवीआर भी विमान का मिला है और वो डीवीआर लेकर एटीएस की टीम मौके से निकल गई है। तो मामले में जांच की जा रही है। कल ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू की तरफ से भी कह दिया गया था कि जांच गहराई से की जाएगी, हर पहलू की जांच की जाएगी और तह तक जाया जाएगा कि आखिरकार ये विमान हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। और आइए सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। हमारी सहयोगी प्रतिमा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा प्रतिमा से जानते हैं। प्रतिमा, आप वहीं पर मौजूद हैं जहां पर यह हादसा हुआ। कुछ देर पहले तक यहां पर फोरेंसिक टीम और साथ ही साथ अब पता चल रहा है कि एटीएस की टीम भी यहां पर पहुंची थी। मतलब तमाम जो एजेंसीज हैं वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं और किसी भी संभावना को फिलहाल खारिज नहीं किया जा रहा है। इसीलिए ये अलग अलग एजेंसीज जो जांच में इन्वॉल्व हैं। प्रतिमा। जी रोमाना, बिल्कुल सुबह से ही यहाँ पर फोरेंसिक की टीम पहुँच गई थी, लेकिन कुछ समय बाद जब एटीएस के अधिकारी उन्हीं फोरेंसिक की टीम के साथ रैकेज वाली जगह पर गए हैं और वहाँ पर उन्होंने जांच पड़ताल की है और उसके बाद वो तस्वीरें भी एबीपी न्यूज़ के कैमरे में कैद हुई है, जहाँ एक डीवीआर ये फोरेंसिक की टीम और एटीएस के अधिकारी यहाँ से लेकर निकले हैं। यानी एटीएस की यहाँ पर इस पूरे मामले में एंट्री कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ कर देती है कि हर एंगल से इस पूरे मामले की जाँच की जाएगी। किसी भी पॉसिबिलिटी को यहाँ पर रूल आउट नहीं किया जा रहा है। अगर इसमें कोई फाउल प्ले है तो उसका पता लगाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। एक बार रोमाना में आपको पीछे एक वो बिल्डिंग जहां पर ये प्लेन गिरा था उसकी अब कुछ तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। ऐसे में वो तस्वीरें, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी भीड़ छटी है, तो दिखाने की आपको कोशिश हम कर रहे हैं इस कैमरा की नज़र से। सामने जो बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा है उस पर आप प्लेन का रैकेज आप देख पा रही होंगी। वहाँ पर अब से कुछ देर पहले कुछ लोग मौजूद थे, एनडीआरएफ के जवान और पुलिस बल वहाँ मौजूद थी। उस इलाके में भी, मलबे में भी कुछ तरह की छानबीन की जा रही थी और अभी भी वहां पर रैकेज में कुछ चीज़ों की तलाश की जा रही है, क्योंकि कुछ लोगों को अब से कुछ सेकंड्स पहले हमने इस जगह पर देखा था। जो छत का पूरा एरिया आपको नज़र आ रहा है ऊपर से पूरा टूटा फूटा, उसमें वो जो टुकड़े आपको नज़र आ रहे हैं वो उसी एयर इंडिया के विमान के टुकड़े हैं। जो बिल्डिंग इस वक्त आपको तस्वीरों में नज़र आ रही है रोमाना, यहाँ पर अभी भी मीडिया की एंट्री को प्रतिबंधित रखा गया है। मीडिया को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि अभी भी जाँच पड़ताल करने वाली अलग अलग टीमों का यहाँ आने का सिलसिला जारी है रोमाना। फोरेंसिक की टीम अब से कुछ देर पहले ही यहां से एक येलो कलर के प्लास्टिक बैग में कुछ सामान इकट्ठा करके ले जाती हुई हमारे कैमरे में कैद हुई है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीजें यहां से जुटाई गई हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो सकती हैं। ऐसे में हर संभव कोशिश की जा रही है कि इस इलाके को ठीक से छाना जाए। और अभी भी देखिए तस्वीरों में आपको एनडीआरएफ के जवान नजर आ रहे हैं, जिनका लगातार यहाँ पर आना जाना जारी है। स्ट्रेचर्स भी अभी कई सारे अंदर गए थे कुछ देर पहले और अब
देखिए एनडीआरएफ की टीम एक एक कर अब बाहर आती हुई तस्वीरों में आपको नजर आ रही है। पुलिस के कई आला अधिकारी लगातार इस इलाके का मुआयना कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, हर संभव मदद की बात कही जा रही है। यहाँ जो लोग हैं उनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो मुहैया कराने की बात की जा रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पर एयरप्लेन क्रैश हुआ है। ये जो सामने की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है उसके आसपास अभी भी कई सारे रैकेज हैं। जो स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर लगी हुई थी, जो बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई थी वो भी टूट गई हैं। आसपास के पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से झुलसे हुए हैं पूरी तरीके से, क्योंकि 1.25 लाख लीटर फ्यूल उस प्लेन में मौजूद था जो कि यहाँ पर गिरा है और उसके बाद क्रैश हुआ है। और ऐसे में अभी बहुत बड़ा एरिया है जिसके एक एक कोने को तलाशा जा रहा है और पूरे इलाके को सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। हर वो चीज़ जो ज़रूरी साबित हो सकती है इस इन्वेस्टिगेशन में, उसकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। रोमाना, महत्वपूर्ण जानकारी हमारी सहयोगी प्रतिमा दे रही हैं, वहीं घटनास्थल पर मौजूद हैं और घटनास्थल से अभी कुछ देर पहले तो आपने देखा किस तरीके से जो फोरेंसिक की टीम थी और एटीएस की टीम थी वो वहां से निकली, और अभी जो तस्वीरें प्रतिमा के कैमरे में नजर आ रही हैं हमें, वो एनडीआरएफ की टीम भी मौके से रवाना होते हुए। लेकिन प्रतिमा, जिसका जिक्र आप भी कर रही थी कि आज भी यहाँ पर स्ट्रेचर्स लेकर जाए जा रहे हैं और आज भी यहाँ से पार्थिव शरीर हमने देखा, मृत्युंजय उस वक्त यहीं पर मौजूद थे कि वो एम्बुलेंस से आज भी यहाँ से एक पार्थिव शरीर लेकर जाया गया है। तो मतलब अभी भी जो मलबा यहाँ पर बिखरा हुआ है उसकी जांच चल रही है और कहीं ना कहीं उसे खगाला जा रहा है कि कहीं कोई और शव, कोई और पार्थिव शरीर इस मलबे में खाक बनकर लिपटा ना पड़ा हो। प्रतिमा, बिल्कुल, क्योंकि जो रैकेज है वो इतना ज़्यादा है कि उसको ठीक से हटा पाना भी बड़ा मुश्किल का काम है। प्लेन के बड़े बड़े हिस्से, कल रात जब 1 बजे हम इस स्पॉट पर पहुंचे थे तो एक प्लेन का जो 2 विंग्स होते हैं उनमें से एक विंग तो हमारी आंखों के सामने पड़ा था और वो इतना बड़ा था, इतने बड़े एरिया को उसने ऑक्यूपाई कर रखा था। रोमाना, तो आप समझिए कि चैलेंज कितना बड़ा है। बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन्स यहाँ पर बड़ी तादाद में हमने मौका वारदात पर देखी है, जिसे लगाया गया है काम पर ताकि उस रैकेज को हटाया जा सके। और बिल्डिंग्स जो कि बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है, बिल्डिंग का मलबा जमीन पर बिखरा हुआ है और जो मलबा है उसके अंदर क्या कोई दबा हो सकता है, इसी आशंका के मद्देनजर आज सुबह से हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब यहाँ पर स्निफर डॉग्स की मदद ली गई है। बड़ी तादाद में डॉग स्क्वाड के जो स्निफर डॉग्स हैं उन्हें यहाँ पर लाया गया है ताकि वो ये पता लगा सकें कि क्या जो रबल यहाँ पर है उसके अंदर तो कोई अभी भी दबा हुआ नहीं है। जिस तरीके से बड़ी तादाद में स्ट्रेचर्स अंदर एनडीआरएफ की टीम लेकर गई है, इस आशंका को बिल्कुल भी रूल आउट नहीं किया गया है कि ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म हो गया है यहाँ पर। हालांकि जितने लोग विमान में थे उनको ऐसा बताया जा रहा है कि उस इलाके से निकाल लिया गया और पता चला, ये दुखद जानकारी सामने आई कि 242 में से 241 की मौत हो चुकी है और 24 और लोग जो यहाँ पर थे जहाँ पर ये प्लेन गिरा है उनकी मौत हो गई है। लेकिन अभी भी जिस तरीके से एनडीआरएफ की टीम का आना लगातार जारी है, देखिए अभी पीछे देखिए, मैंने आपको जाती हुई टीम की तस्वीरें दिखाई थी, अब आप इधर देख रही हैं एक बार फिर से जैसे ऐसा लग रहा है शिफ्ट चेंज हो रही है, लेकिन एनडीआरएफ के जवान लगातार इस मौके पर पहुंच रहे हैं। इनका आना लगातार ये बता रहा है रोमाना कि अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी भी एक एक कोने की तलाश की जा रही है ताकि जो भी ज़रूरी है वो पता लगाया जा सके, जो भी ज़रूरी है उसे एक जगह इकट्ठा किया जा सके। और अगर कोई भी संभावना इस बात की है कि कोई भी जिंदा बचा हो सकता है, हालांकि इसके चांसेस बड़े नगण्य अब हो चुके हैं, लेकिन कोशिश यहाँ पर की जा रही है स्निफर डॉग्स की मदद से ये पता लगाने की कि कोई अभी मलबे में दबा तो नहीं हुआ है। रोमाना, और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर पठानकोट से आपको बता दें, जहां हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। अपाचे हेलीकॉप्टर को यहां पर इमरजेंसी लैंड कराया गया है। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान कोई नुकसान की खबर नहीं है। ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी आप उस जगह की देख रहे हैं जहां पर अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। लैंडिंग क्यों कराई गई अभी ये वजह साफ नहीं है, लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि कोई नुकसान की कोई खबर नहीं है। तस्वीरें पठानकोट की आपको दिखा रहे हैं, मौके पर काफी संख्या में लोग भी इकट्ठा हो गए हैं। यहाँ पर अपाचे हेलीकॉप्टर जिसे इमरजेंसी लैंड कराया गया है, इस इमरजेंसी लैंडिंग के पीछे की वजह क्या है अभी ये साफ नहीं हो पाया है। क्या कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया था, क्या वजह रही यहाँ पर, लेकिन राहत की बात यह कि कोई नुकसान नहीं। देखिए, पल पल का अपडेट हमारे सभी सहयोगी दे रहे हैं। प्रतिमा, वो जगह जहां पर विमान कल दुर्घटनाग्रस्त हुआ था दोपहर के वक्त, और करीब यही समय था जब विमान ने उड़ान भरी थी। अभी 1:27 का समय हो रहा है और 11 मिनट बाद बीते कल 1:38 का समय था जब अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171 ने उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के महज चंद मिनट के भीतर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और अपने साथ 265 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी, जिसमें से 241 तो विमान में सवार लोग, 12
क्रू मेंबर्स और साथ ही 229 यात्री, क्योंकि करिश्मा हुआ, विमान में सवार एक यात्री उनकी जिंदगी बच गई। इसके अलावा 24 वो लोग जो वहां रह रहे थे जिस जगह पर आकर ये विमान क्रैश हुआ, जो कि बीजे मेडिकल कॉलेज का परिसर है और इसमें खासतौर से डॉक्टर्स का हॉस्टल वो इसकी चपेट में आया। इसीलिए कई डॉक्टर्स की जान जाने की बात भी सामने आ रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे वो सिविल अस्पताल जहां पर अभी भी घायलों का इलाज चल रहा है, और वो सिविल अस्पताल जिसका पोस्टमार्टम रूम जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ इसलिए जुटी हुई है क्योंकि वहीं पर जो पार्थिव शरीर हैं वो पहुंच रहे हैं और वहीं पर उनको रखा जा रहा है। उसी सिविल अस्पताल में हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित से जानते हैं उन्हें क्या जानकारी मिल रही है अभी। अंकित। रोमाना, इस वक्त मैं सिविल अस्पताल के तीसरे हिस्से में आ चुका हूँ। देखिए, सुबह से हमने जो है जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे थे, जहाँ पर घायल भर्ती थे, वहाँ पर जो है तस्वीरें दिखाई। उसके बाद जो पोस्टमार्टम हाउस है उसके बाहर की तस्वीरें दिखाई। अब हम जो है जहाँ पर मौजूद हैं ये है कसौटी भवन। कसौटी भवन यानी कि जहाँ पर एविडेंस जो है एक तरह से जो केस से जुड़े हुए एविडेंस होते हैं उनकी कसौटी पे जो वो कितना खरा उतरते हैं उससे जुड़ा हुआ। लेकिन यहाँ चल क्या रहा है, ये सामने लिखा हुआ एग्जामिनेशन हॉल, और एग्जामिनेशन हॉल के भीतर आइए, मेहरबान थोड़ा सा आगे आइए, मेहरबान सिंह, हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन। देखिए, इस वक्त अंदर जाने की अनुमति नहीं है, अंदर जाने की अनुमति नहीं है और हम उसका पूरा पालन कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त आपको अंदर जितने लोग नज़र आ रहे हैं कैमरे के थ्रू हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेहरबान अगर थोड़ा सा इधर से दिखा सके तो। इस वक्त जो है यहाँ पर दर्जनों की संख्या में लोग अंदर मौजूद हैं। और ये कौन है? ये वो हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और अब यहाँ पर बैठ करके इंतज़ार कर रहे हैं, उन घंटों को गुजार रहे हैं जब इनकी डीएनए रिपोर्ट आएगी। तो इस वक्त जो है जो एग्जामिनेशन हॉल है जहां पर डीएनए के सैंपल लिए जा रहे हैं, हमने अंदर से सुबह तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन अब जो पुलिस और प्रशासन का कहना है कि संख्या बढ़ रही, लिहाजा हम उसका पालन करते हुए अंदर जो है नहीं जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पर जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है उन लोगों की जिनको जो है डीएनए रिपोर्ट का भी इंतजार है। एक दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ, इसी के ठीक बाहर यहाँ एक हेल्प डेस्क बनाई गई है। क्या लिखा हुआ है? फॉर एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। और कहाँ भेजा जा रहा है? सर्किट हाउस। ये किन लोगों के लिए है? जो विक्टिम है उसकी फैमिली के लिए। जो विक्टिम है फैमिली के लिए। अब तक कितने लोगों को सर्किट हाउस भेजा जा चुका है, कुछ ऐसा आंकड़ा? नहीं, अभी तक नहीं आया हमारे पास कॉन्टैक्ट में। जो बाकी वहाँ पे कंट्रोल रूम है ना, तो कंट्रोल। तो जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए रहने और यहाँ से भेजने और खाने का इंतजाम सरकार की तरफ से किया जाता है? ओके, हाँ सर। जहाँ पर हम मौजूद हैं कसौटी भवन, जहाँ पर इस वक्त जो है डीएनए की प्रोफाइलिंग के लिए ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। अगर कहीं पर ब्लड सैंपल किसी का नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो जैसा हमको मैं लौटूंगी आपके पास अंकित, जरा सा हम सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारी सहयोगी प्रतिभा वो घटनास्थल पर मौजूद है और वहां पर कुछ डॉक्टर्स हैं जिनसे वो बात कर रही हैं। 30-40 बॉडीज आप लोगों ने निकाली है यहाँ से? इतनी सारी तो नहीं निकाली, लेकिन हाँ 20-25 बॉडी तो होगी शायद। 25 बॉडीज आप लोगों ने यहाँ से निकाली हैं। और किस हालत में थे वो सब? मतलब पूरे बिखरे ही पड़े थे, ऐसे कोई जला हुआ, कोई सिकुड़ा हुआ, ऐसा इस टाइप से। और उसको देखकर आप लोग को तो ये समझ में आ गया होगा कि जो हालत था, जो रैकेज था, यहाँ कोई बचा नहीं होगा, ऐसा ही लगा होगा? हाँ, ऐसा ही लगा है। मतलब जो हमें जानकारी मिली है करीब 1:40 के आसपास ये सब कुछ यहाँ हो चुका था। 2-2:30 बजे आप लोग यहाँ पर थे, हेल्प करने के लिए आप लोग आ गए थे। क्या देखा आपने यहाँ पहुँचते? सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत धुआं हो रहा था। फायर ब्रिगेड सब, पुलिस वाले सब थे यहाँ पर, सब लोग आग बुझा रहे थे, सब कर रहे थे। जैसे यहाँ पर आए, एक तो बहुत धुआं था, बहुत ब्लैक था। उसके बाद थोड़े जैसे धुआं शांत हुई, आग वाग सब खत्म हुई, उसके बाद लोगों को हम निकालने लगे धीरे धीरे करके। जहाँ लोगों की बॉडियाँ बिखरी हुई थी वो सब थी। हम जैसे सिविल में काम करते हैं, वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो हमको जैसे ही पता चला हम सब लोग एम्बुलेंस के साथ में निकल के यहाँ पर आ गए। हम सबकी मदद कराने लग गए, सब हो गए। कल का हादसा रियल में बहुत डेवास्टेटिंग था। अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद है अभी भी कुछ देरी में यहाँ से प्लेन गुजर रहे हैं। यही ऑलमोस्ट एक रूट है हर प्लेन के यहाँ से गुजरने का। किसी ने सोचा नहीं होगा। तो जब आप लोग को ये जानकारी मिली कि इतना बड़ा हादसा हो गया, आप लोग यहाँ पहुँचे, तो सबसे पहला क्या इसी रास्ते से आप लोग इधर पहुँचे हैं या फिर जो दूसरे पीछे से पहुँचे? हाँ, सिर्फ एग्जिट का था, इन साइड वहाँ से घूम के आ रहे थे हम, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली बहुत भीड़ हो गई थी और क्रेन्स व्रेन्स आ रही थी, तो किसी को रास्ता नहीं था, एम्बुलेंस के जाने के लिए भी रास्ता नहीं था। तो फिर सब रास्ता साफ किया, हम दूसरी साइड से इन हो रहे थे, यहाँ से फिर आउट हो रहे थे, डायरेक्ट सिविल हॉस्पिटल में ले जा रहे थे। बॉडीज़ की हालत आप जो बता रहे हैं कि मतलब उसे देखकर तो कोई भी पहचान नहीं पाएगा, ऐसी हालत में? ऐसे ही हालत में शव है। आसान नहीं है? आसान, डीएनए सैंपल्स की बात कही। हाँ, डीएनए सैंपल्स की बात इसीलिए की जा रही है क्योंकि जिस टाइप की बॉडी थी देखना भी मुश्किल था, बहुत ख़राब सिचुएशन में थी, समझ सकते हो आपकी। ऐसा लग रहा था कि हालत हमारे भी हाथ काँप रहे थे कुछ। आप भी थे यहाँ पर उस वक्त, क्या देखा?
वही जो इन्होंने बताया वही देखा है, मतलब क्योंकि अपनी आंखों से ये सब कुछ देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग हॉस्पिटल में भले ही काम करते हो, लेकिन इस तरीके से शवों को देखना, वो भी आसपास बिखरे हुए, मेरे को लगता है ये आपके लिए भी बड़ा शॉकिंग रहा होगा। शॉकिंग ही है मैम, क्योंकि कुछ ऐसा लगा था कि रात को नींद भी नहीं आ रही थी कभी कभी इस टाइम। और आज फिर आप लोग यहाँ पर हैं, अभी भी हम देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीम लगातार काम में जुटी हुई है। क्या आपको लग रहा है कि अभी भी कोई फंसा हो सकता है, क्योंकि आप लोग इस इलाके में रहने वाले लोग हैं, आपको आइडिया होगा कि कितने लोग अंदर उस वक्त रहे होंगे जब ये हादसा पेश आया? शायद मैम, हाँ उम्मीद हो सकता है क्योंकि जिस टाइप से ब्लास्ट हुआ है बहुत मुश्किल है इसमें ढूंढना भी। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो MBBS की डिग्री कर रहे थे बीजे मेडिकल कॉलेज से, उनकी बहुत सारी बॉडी निकली है, और जो 250 पैसेंजर्स थे उनमें से भी कुछ की बॉडी होगी आई थिंक, बिकॉज अभी तक भी इतने नहीं आए, उनमें से भी कुछ ना कुछ तो निकलेंगे ही। केवल सिर्फ जले हुए शव थे या फिर जैसा कि आप कह रहे हैं कि बिखरे हुए शव भी थे? मतलब बिखरे हुए थे मैम और जले हुए भी थे। अगर देखा जाए तो बॉडी को बॉडी नहीं बोला जा सकता है, इतनी बुरी हालत में थी। और कितना वक्त लग गया होगा इन सभी को यहाँ से अस्पताल पहुँचाने में? कितना वक्त इस पूरे ऑपरेशन में लग गया? वैसे तो देखा जाए ना मैम, तो सिविल का मेडिकल स्टाफ इतना ही मतलब बहुत फास्ट काम कर रहा था कि ज़्यादा देर नहीं लगी। शायद 6 बजे 5-6 बजे तक या 7 बजे तक तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था। फिर तलाश की जा रही थी कि कहीं कोई दबा हुआ ना, कहीं कोई दबा हुआ ना हो, इसलिए फिर रात को ऐसे ऐसे करते रात को पूरा ही तत्पर था, एकदम फास्ट। जैसे ही मालूम चला सब एम्बुलेंस, सब स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, सब टोटली कलेक्शन, मतलब सब इमरजेंसी चालू करवा दिया था एकदम सर ने। लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों देखी, हमारे साथ शेयर किए। क्या आप लोगों ने भी कल ये सब कुछ अपने सामने होते हुए? यस मैम, हमने देखा था ये सब। ये मुझे लगता है ऐसा ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस है, भले ही आप इस पेशे में हो, आप डॉक्टर्स हो, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा कुछ अपनी आंखों से देखना पड़े। कैसा, क्या आपने महसूस किया? बहुत ख़राब महसूस किया है। उसमें देखा है कि बच्चों की हालत है, एल्डर की हालत है, वो देखा है कि पहचान ही नहीं पाते हम कि ये लोग हैं। ऐसे ही कि हमारे कलीग्स है इधर, हमारे वो है बीजे मेडिकल में वो रहने वाले, वो हम देख ही नहीं पा रहे, पहचान भी नहीं पा रहे कि ये क्या है। बच्चों भी पहचान नहीं पा रहे हम। हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जहां मेस में अभी भी खाना पड़ा हुआ था, यानी मतलब ये इतना अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वहां मेस में लोग खाना खा रहे थे और वो जो रैकेज की तस्वीरें आई हैं उसने बड़ा परेशान किया। आप लोगों को तो बहुत ख़राब महसूस हो ही रहा होगा। हाँ, बहुत ख़राब महसूस हो रहा है, देखा ही नहीं जा रहा था ये सब। अभी भी ऐसी उम्मीद की जा रही है, जिस तरीके से एनडीआरएफ की टीम लगातार काम में जुटी हुई है, कि शायद कोई और भी अंदर हो और जिंदा बच जाए। आप लोगों को क्या लगता है? शायद अंदर हो सकता है पर जिंदा नहीं। अच्छा, आपको ऐसे, क्योंकि हालात इस तरीके के? हाँ, हालात ऐसा है। कल आपने इस इलाके में क्या देखा? कल तो यही देखा है कि ब्लास्ट हुआ है, तुरंत ही इधर आए हम, तुरंत इधर आके देखा तो बहुत गंभीर हालत थी। पहचान भी नहीं कि क्या है, एक टुकड़ा उधर एक टुकड़ा उधर, ऐसे ही था सब टुकड़े। हाँ, में बात करना कोई नहीं चाहेगा, लेकिन ये वो लोग हैं जो मदद के लिए तुरंत इस मौके पर पहुंचे हैं। इन्होंने अपनी आपबीती बताई है, बताया है कि इस पेशे में होते हुए भी इन्होंने इस हालत में शवों को या फिर इंसान के शरीर को कभी नहीं देखा था। शरीर न केवल जली हुई हालत में थे बल्कि उनके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, और अभी भी ये इधर इस इलाके में बावजूद इसके इस ट्रॉमा के मौजूद है, क्योंकि इन्हें अभी भी उम्मीद है कि शायद यहाँ कुछ मिल जाए। बीच बीच में मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो डॉग्स हैं उनके भौंकने की आवाज़ आ रही है, और क्योंकि डॉग स्क्वाड के डॉग अभी भी अंदर मौजूद है, तो एक उम्मीद कहीं ना कहीं हो जाती है कि क्या उन्हें कुछ मिला है, क्या अभी भी कोई अंदर हो सकता है। ये उम्मीद बार बार जग जाती है। लेकिन इन तमाम लोगों से बात करके आप ये बात ज़रूर समझ पाए होंगे कि कल किस तरीके के हालात इस इलाके में रहे होंगे। ठीक यही वक्त कल हो रहा था जब इतना बड़ा हादसा पेश आया था। एयर इंडिया का विमान इसी जगह से, ठीक यहीं से ऊपर से उड़ता हुआ टेक ऑफ करता गया था, पर विद इन 40 सेकेंड्स, महज 40 सेकेंड के अंदर वो ज़मीन पर आ गिरा इसी मेघानी नगर इलाके में, जहां की तस्वीर कल कोई पहचान तक नहीं पा रहा था। और देखिए अभी भी यहां पर मैं लगातार मूवमेंट देख रही हूं, अलग अलग आला अधिकारी, यहां पर एयर इंडिया का स्टाफ है, ये मैं आपको बता दूं, एयर इंडिया के स्टाफ मेंबर्स यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, अधिकारी जो इस गाड़ी में अभी भी बैठे हैं, क्योंकि ये इलाका अभी भी यहां पर जांच चल रही है, इसीलिए इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि हर जरूरी सबूत यहां से जुटाया जा सके। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद।
तो ये प्रतिमा की आप रिपोर्ट देख रहे थे, वहां पर जो स्वास्थ्यकर्मी पहुंच रहे हैं उनसे वो बात कर रही थी और किस तरीके की जानकारियां आप सामने निकल कर आ रही हैं कि ये सब स्वास्थ्यकर्मी हैं, मेडिकल के पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन जिस तरीके का ये विभत्स हादसा था इसको देखकर जो डॉक्टर्स हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, वो भी दहल गए। जिस तरीके की स्थिति में शव निकल रहे थे उस मलबे से और शव पहुंच रहे थे अस्पताल। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, अभी सबसे बड़ी चुनौती जो है वो शव और ऐसे शव जिनकी शिनाख्त करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं और उसका मिलान किया जाएगा। कितना समय इस सब में लगेगा, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर अंकित? रोमाना करीबन 72 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन इस वक्त पहले आपको एक तस्वीर एक जो है जानकारी दे देते हैं अपने दर्शकों को। इस वक्त हो रहा है 1:38। यही वो वक्त है जब पूरे अब से 24 घंटे पहले ये विमान हादसा हुआ था जिसने 265 जिंदगियों को लील लिया है। आशंका अभी भी वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं जिनसे प्रतिमा बात कर रही थी वो जता रहे हैं कि हो सकता है कुछ लोग और फंसे हुए हों, लेकिन अभी तक की जो आधिकारिक जानकारी है 265 लोगों की मृत्यु हुई थी। अब से ठीक 24 घंटे पहले विमान जो क्रैश हुआ था अहमदाबाद में और उसमें 241 यात्री और 24 डॉक्टर्स जो कि वहाँ पर मेस में मौजूद थे उनकी मृत्यु हुई है। और फिलहाल मैं जहाँ पर मौजूद हूँ जिसका मैं जिक्र कर रहा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए लगातार यहाँ पर अभी भी ये काम चल रहा है क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, खास तौर पर जो है जो विदेश से आने वाले लोग हैं, जैसी जानकारी मिल रही है वो भी पहुँचने शुरू हो गए हैं। उसके अलावा जो लोग देश के दूसरे हिस्सों में थे या जिनके रिश्तेदार यहाँ पर पहुँच चुके थे, अब उनके जो है और जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कुल मिलाकर के डीएनए प्रोफाइलिंग का काम चल रहा है। लेकिन रोमाना, अभी आप जो प्रतिमा जिनसे बात कर रही थी जिन डॉक्टर से, वो डॉक्टर्स की जुबानी अगर हम बात करते हैं तो उस जो है शव को शव नहीं कहा जा सकता। इतना शत विशत हालत में, इतना बुरी तरह जली हुई बॉडी थी। ये डॉक्टर्स कह रहे हैं जो कि लोगों का इलाज करते हैं, पोस्टमार्टम की जरूरत होती है तो पोस्टमार्टम करते हैं, वो कह रहे हैं कि हम शव को शव नहीं कह सकते। और इसी वजह से यहाँ पर जो इस वक्त जो है सैकड़ों की संख्या में लोग जुट रहे हैं डीएनए जो सैंपलिंग के लिए, प्रोफाइलिंग के लिए। उनको भी ये पता है कि इस वक्त जो है यहाँ पर पहुँच करके अपना खून देना या फिर डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए अगर और किसी चीज़ की ज़रूरत है वो देना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो मॉर्चरी में 250 से ज़्यादा जो शव रखे हुए हैं उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। उनकी पहचान करना इस वजह से मुश्किल हो रहा है क्योंकि बुरी तरह जले हुए हैं और आइडेंटिफिकेशन जब तक नहीं हो जाती तब तक बॉडी हैंडओवर नहीं होगी। इसी वजह से यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भले ही 72 घंटे का वक्त लगे, लेकिन जब तक डीएनए प्रोफाइलिंग नहीं हो जाएगी सभी लोगों की, तब तक बॉडी को हैंडओवर नहीं करेंगे। हालांकि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस बात का जिक्र किया था, उन्होंने ये कहा था कि हमारी कोशिश, यानी कि गुजरात सरकार की भी कोशिश, केंद्र सरकार की भी कोशिश है कि जल्द से जल्द डीएनए की रिपोर्ट आए। लेकिन यहाँ जो लोग पहुंचे हुए हैं वो तो अब इंतजार कर रहे हैं एक एक पल गुजरने का, जल्द से जल्द आए डीएनए रिपोर्ट कम से कम अपने जो परिजन हैं उनके एक लम्हा जो है वो किस कदर भारी इन परिवार के लोगों पर होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है एयर इंडिया फ्लाइट AI 171, इसके मुख्य पायलट कैप्टन सुमित सब्बरवाल, उनके निधन के बाद मुंबई में उनका परिवार गहरे शोक में है। अपने 88 साल के पिता के साथ पवई में रहते थे कैप्टन सब्बरवाल। उड़ान से पहले उन्होंने अपने परिवार को लंदन पहुंचकर फोन करने का वादा किया था। स्थानीय विधायक दिलीप लांडे ने उनके घर जाकर परिवार से मुलाकात की और परिवार को हिम्मत दी। सुमित के फैमिली के ऊपर बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है और इस दुर्घटना के अंदर इस विभाग का विधायक समझ के उनके घर पे उनके डैडी को मिलने को आया था। उनका डैडी का उम्र है 88 साल। सुमित जी ने 1994 से ज्वाइन किया था। 3-4 दिन पहले डैडी का उनका बातचीत हुआ था कि अभी सर्विस छोड़ के मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, लेकिन वो उनके नसीब में नहीं रह गई। अहमदाबाद विमान हादसा कभी ना भूलने वाला गम देकर गया। प्लेन क्रैश में 265 लोगों की जान चली गई। फ्लाइट में जान गंवाने वालों में केबिन क्रू सदस्य रोशनी सोंगरे भी शामिल हैं। हादसे के वक्त वो फ्लाइट के भीतर मौजूद थीं। रोशनी अपने सपने जी रही थीं, लेकिन अचानक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। अहमदाबाद में ये जो प्लेन हादसा हुआ है, कई परिवारों की खुशियां इसने हमेशा के लिए छीन ली, ताउम्र ना भूलने वाले जख्म दिए।
जिन घरों में कल तक खुशियां थी, लोगों के चेहरे जहां गुलजार थे, सब अपनों के आने के इंतजार में थे, आज हर तरफ वहां मातम है। प्रैक्टिस कर रहे थे, जहां उनका परिवार भी उनके साथ रह रहा था। परिवार के 5 लोगों का नाम कंफर्म हुआ है। दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ जिला प्रशासन खड़ा है और हर प्रकार की मदद के लिए हम उनके साथ हैं। नागपुर में कामदार परिवार के सालिशान आशियाने में भी मातम पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जो प्लेन अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुआ, उसमें कामदार की बेटी ईशा अपने पति और सास के साथ मौजूद थी, जो लंदन में ईशा के ससुर के लिए आयोजित शोक सभा में हिस्सा लेने जा रहे थे, जिनका निधन कैंसर की वजह से हो गया था। कामदार परिवार हादसे की जानकारी मिलने के बाद अहमदाबाद रवाना हो गया। वहीं उनके पड़ोसी ने इस बात की जानकारी दी। तो लंदन में इतने साल रहने के बाद में लंदन के वहाँ के लोगों की इच्छा थी कि ईशा का इनका जो परिवार है ये एक बार लंदन में आए, क्योंकि शोक सभा का आयोजन वहाँ लंदन में किया गया था। इसी के लिए लंदन के लिए रवाना हुए थे। अहमदाबाद में क्रैश हुए प्लेन में आगरा के अकोला के रहने वाले नीरज लावनिया और उनकी पत्नी अपर्णा लावनिया भी सवार थी। नीरज गुजरात के वडोदरा में प्राइवेट जॉब करते थे और पत्नी अपर्णा के साथ टूर पर लंदन जा रहे थे, जिनका हादसे में निधन हो गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद उनके पैतृक गांव में बड़ी संख्या में लोग शोक जताने के लिए पहुंच रहे हैं। स्थानीय बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर भी उनके घर पहुंचे। तो परिवार के लोगों के साथ हैं, पूरे गांव अकोला के लोग यहाँ बैठे हैं। ये अनुमान नहीं था कि इतनी बड़ी दुखद घटना में पूरे देश भर से जो लोग प्रभावित हुए हैं, प्रदेश के लोग भी इसमें प्रभावित हुए हैं, लेकिन ये कल्पना नहीं थी कि हमारे गाँव से भी कोई इस दुर्घटना में कोई चपेट में आएंगे। देखिए, विमान हादसे में ललिताबेन की सास और उनकी 2 साल की बच्ची की भी मौत हुई है। ललिताबेन की सास मेस में खाना बनाती थी। शवों की पहचान के लिए ललिताबेन और उनके पति डीएनए सैंपल देने के लिए पहुंचे हैं, जहां उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। हाँ, मेरी बच्ची है। हम टिफिन लेके निकले हैं। मेरी सासू मेरी बच्ची छोटी अंदर रूम में थी। मेरी सासू रसोई बनाती थी। हाँ, रसोई बनाती थी। सब माँ से निकल गई, मेरी बच्ची माँ से मेरी सास नहीं निकल पाई। हाँ, बच्ची नहीं निकल पाई। आद्या नाम है, नानी 2 वर्ष की है। बच्ची का नाम आद्या बहन रवि कुमार ठाकुर। माँ बोलती है, कुछ नहीं बोलती अभी। इस अहमदाबाद विमान हादसे में हेतल शाह की मां और पिता इंद्रवधन जोशी और ज्योति जोशी की भी मौत हो गई है, जो अपनी बड़ी बेटी पूनम से मिलने लंदन जा रहे थे, लेकिन चंद सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। इसके बाद हेतल अपने माता पिता के शव की पहचान के लिए डीएनए सैंपल देने के लिए पहुंची हैं। रो रो कर बुरा हाल है। ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसके मदर फादर थे, वो बड़ौदा में रहते थे। जो घटना बनी है उसमें तो पहचान बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम कुछ कह नहीं सकते। अभी जो गवर्नमेंट के माध्यम से जो डीएनए टेस्ट है उससे, क्योंकि ये हादसे में जिन लोगों का ये प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि सब पहचानना बहुत मुश्किल है, तो डीएनए के माध्यम से हमको थोड़ी आस है कि ये सिचुएशन से जिसके साथ जो भी हादसा हुआ है तो उनके घर का जो भी सदस्य है उनके पास एक्चुअली एक्यूरेटली मिल सकता है। लंदन में उसकी बड़ी बहन थी पूनम शाह करके, उन्हीं को मिलने जा रहे थे। नहीं, दूसरी तीसरी बार जा रहे थे, पहले भी वो जा चुके हैं। एयर इंडिया के विमान में जावेद अली सैयद अपनी पत्नी मरियम जावेद अली सैयद, अपने 2 बच्चों अमानी अली सैयद और जैन अली सैयद के साथ सवार थे। वो अपने परिवार के साथ लंदन में रहते थे। 6 जून को
मुंबई के मलाड पूर्व में अपनी बीमार मां से मिलने के लिए परिवार आया था और वापस विमान में सवार होकर परिवार के साथ वापस लंदन जा रहे थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।